ट्राई करना था कि कुछ करके दिखाऊं और अपने आप को प्रूव करना था, तो शायद इसी वजह से क्रैक किया यूपीएससी। ग्रेट। बचपन में, स्कूल टाइम में या फिर कॉलेज टाइम में कभी आपको महसूस हुआ कि आपने एक लीडरशिप क्वालिटी है या देश सेवा करने का कुछ मुझे ठानना चाहिए, कुछ मतलब करना चाहिए, कोई ऐसा इंसिडेंट रहा है? क्योंकि मेरे पिताजी का जब देहांत हुआ 2017 में, उनका भी एक सपना था हमेशा से कि मैं प्रशासनिक अधिकारी या फिर एक जुडिशियल ऑफिसर, जज बनूं। पहले अटेम्प्ट में क्या कमियां रहीं, आपने उनको ऑब्जर्व किया, क्या उन कमियों से आपने सीख ली और दूसरे अटेम्प्ट के लिए आपने मजबूती के साथ तैयारी की? एक एम एस धोनी का कोट है, मैं वो बहुत बड़ा एक क्रिकेट फैन भी हूँ, तो एम एस धोनी का एक कोट है कि हमेशा वो बोलते हैं कि आप प्रोसेस को ट्रस्ट कीजिए, जो प्रोसेस है उसको ट्रस्ट कीजिए, रिजल्ट अपने आप फॉलो करेंगे। पिताजी का देहांत हुआ तो उसके बाद एक तरह से पूरा परिवार, जैसे कि आप हैं और आपकी माता जी हैं, वो पूरी तरह से लगभग टूट ही चुके थे। उसके बाद खुद को बनाकर, हिम्मत जुटाकर वापस संघर्ष के लिए खड़े हो जाना, इसके पीछे सबसे बड़ी पावर आप किसको मानते हैं? आप अपनी हॉबीज़ को फॉलो करना ना भूलें। मैंने अपने कभी भी हॉबीज़ को फॉलो करना नहीं भूला, जिसमें मैंने चाहे वो मतलब मेरे को स्पोर्ट्स खेलना बहुत पसंद है, तो मैं कोई भी स्पोर्ट्स में इंडल्ज करता था, या बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट हो गया एट टाइम्स। तो इस तरह से मैं अपने हॉबीज़ को ज़रूर परस्यू किया, साथ में रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि आपने मेंटल हेल्थ की बात करी, तो मेडिटेशन, और सेकेंडली आप अपने जैसे मेरे को मूवीज़ देखना बहुत पसंद था, तो मैं बीच बीच में मूवीज़ भी देखता था। आपकी स्टडी की स्ट्रैटेजी क्या होती थी? आपको पढ़ाई भी करनी है, रिवीजन भी करना है और करंट अफेयर्स से भी अपडेट होना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसमें चलती हैं। तो आप कितना घंटा पढ़ाई करते थे? उसके लिए आप रिवीजन के लिए कितना टाइम निकालते थे? कैसे करते थे रिवीजन्स? और आपके जो करंट अफेयर्स है, उनसे कैसे आप अपडेट होते थे? क्या कभी नाम को लेकर आपको कभी असमंजस हुआ कि यार मेरा नाम ये नहीं होना चाहिए था? वंदे मातरम लाइव परफॉर्मर्स की मोटिवेशनल पॉडकास्ट सीरीज अनकट टॉक्स विद पीबीडी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशांत, ब्लड डोनर यानी पीबीडी। और आज हमारे साथ बातचीत के लिए जो खास शख्सियत हैं, देश भर के युवाओं के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। उनका अनुसरण करके हमारे देश के युवा आगे से आगे देश सेवा के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। ज़रूरत है मेहनत करने की और पेशेंस के साथ अनुसरण करने की। हमारे साथ हैं जयपुर से वो शख्सियत जिन्होंने हाल ही में यूपीएससी क्रैक किया है और आईएएस ऑफिसर बने हैं, बहुत जल्द ट्रेनिंग पर जाने वाले हैं। एक प्रसिद्ध समाज सेविका के बेटे हैं और उनको पूरा जयपुर जानता है। जयपुर ही नहीं, जयपुर से बाहर राजस्थान भर में, या यूं कहें कि देश के कोने कोने में लोग उनको जानते हैं। और उनका बेटा आज एक आईएएस ऑफिसर बनकर प्रशासनिक सेवा में जा रहा है, सिविल सर्विसेज में। तो खैर उनके लिए तो खैर गर्व की बात है ही। हमारे साथ हैं रिदम कटारिया। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू फॉर आपने बहुत ही अच्छा एक जो इंट्रोडक्शन दिया, और मुझे बहुत सारी यादें उसमें आई, जिस तरह से मदर का स्ट्रगल आपने मतलब मदर के बारे में बताया, स्पेशली जो मेरे लिए बहुत ही मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है, जो एक भाग होता है हमारी लाइफ का।
और उनका कंट्रीब्यूशन, क्योंकि आपने वो बताया कि जिस तरह से उन्होंने समाज सेवा की और मैं अब प्रशासनिक सेवा में अपना योगदान दे पाऊंगा, तो उसके लिए देखिए, माँ को पहला गुरु भी कहा जाता है। हमारी पहली गुरु जो है हमारी माँ ही होती है। और आपके लिए भी जो है माँ ने जो योगदान दिया है, जो त्याग और तपस्या उनकी रही है, उनका आपके जीवन पर, आपके व्यक्तित्व पर बहुत गहरा प्रभाव है। आपके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है इतने संघर्ष के बाद भी, तो वो शायद उसी माँ की परवरिश का नतीजा है। बिल्कुल बिल्कुल है। आई थिंक उनका कंट्रीब्यूशन कहीं से भी कम नहीं होगा। जो हूँ वो उन्हीं की वजह से हूँ और जो हूँगा वो भी उन्हीं की वजह से हूँगा। सबसे पहला सवाल तो हम आपसे आपके नाम से जुड़ा हुआ ही पूछ लेते हैं कि आपका नाम है रिदम। यस। तो आपके जीवन में रिदम किस तरह से बनी रही? एक म्यूजिक में एक वर्ड आता है रिदम, और आपके नाम के साथ जो ये शब्द है रिदम, तो अपने नाम को लेकर आप कितना सोचते हैं? क्या कभी नाम को लेकर आपको कभी असमंजस हुआ कि यार मेरा नाम ये नहीं होना चाहिए था? नहीं, मेरे नाम को लेके हमेशा मैं प्राउड रहा, क्योंकि बहुत ही यूनिक नेम था शुरू से। जब भी स्कूल में भी था, फिर जब कॉलेज भी गया, तो एक जिज्ञासा हर एक के मन में थी, एक क्यूरियोसिटी हमेशा रहती थी कि आपका नाम रिदम क्यों है, या फिर इस नाम का मतलब क्या है। तो वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक स्टार्टिंग टॉपिक जैसे होता है एक इंसान से। जब भी आप बात करते हैं तो नाम से क्योंकि शुरुआत होती है भारत में, तो वो हमेशा से मेरे साथ रहा कि लोगों को जिज्ञासा रही हमेशा जानने में कि आपका नाम ऐसा क्यों है या किस वजह से रखा गया। हाँ, मेरे इंटरव्यू तक में, जो यूपीएससी का इंटरव्यू था, मेरे से सवाल पूछा गया कि आपका नाम रिदम क्यों है या आपका नाम किसने रखा ये। तो वो एक स्टार्टिंग पॉइंट जिसे कहते हैं कॉन्वर्जेशन का, वो हमेशा से रहा मेरे साथ, और एक एडवांटेज रहा कि मेरा नाम यूनिक था जी। इस वजह से नाम से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हमेशा प्राउड हूँ कि मेरा नाम रिदम है। आप सिविल सर्विसेज में आए, उसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी होती है। आपको यूपीएससी क्रैक करना पड़ा। कहाँ से ये प्रेरणा आपको मिली? आपने कब सोचा कि आपको यूपीएससी क्रैक करके आईएएस ऑफिसर बनना है? क्या किसी ने आपको डंडा लेकर फोर्स करने की कोशिश की कि अब तू बन जा, नहीं तो बहुत बुरा होने वाला है, पिटेगा? ऐसा कोई प्रेशर था, या मतलब पहले से ठान रखा था, या कोई ऐसा इंसिडेंट लाइफ में हुआ जिससे कि आपने प्रेरणा लेकर इस फील्ड में आने की सोची, सिविल सर्विसेज में आने की सोची? इंसिडेंट जैसे आप पूछते हैं कि कोई एक मोड़ हो जिससे रास्ता बदल गया हो, ऐसा तो कोई मोड़ नहीं है, बट बहुत सारी कड़ियां थी जिसके खातिर मैं आज सिविल सर्विसेज परस्यू किया। शुरुआत से ही कॉलेज में जब था तो सोचा था कि कुछ, क्योंकि मैंने लॉ परस्यू किया है अपने कॉलेज में, तो एक लॉजिकल एंड जो होता है लॉ परस्यू करने के बाद कि आप या तो एडवोकेट बने या जज बने, या फिर एक कॉर्पोरेट करियर में जाएं, लॉ करियर जो होता है। मेरा भी यही था कि मैं कॉर्पोरेट लॉ में जाऊंगा। आई विल प्रैक्टिस किसी बड़े शहर में, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर या किसी फॉरेन कंट्री में जाके प्रैक्टिस करूंगा लॉ को। बट जब मैं अपने 5th ईयर में था, क्योंकि 5 साल का कोर्स होता है लॉ का, जब मैं अपने 5th ईयर में था तो बहुत चीज़ें ऐसी हुई कि जहाँ पे मुझे लगा कि मेरा, हालांकि प्लेसमेंट तक हो चुका था एक कॉर्पोरेट लॉ करियर में, तो मेरे दिमाग में ये था कि इस तरह से मैं कंट्रीब्यूट किस तरह से कर पाऊंगा सोसाइटी में, अगर मेरे को कुछ करना है। क्योंकि मेरे पिताजी का जब देहांत हुआ 2017 में, उनका भी एक सपना था हमेशा से कि मैं प्रशासनिक अधिकारी या फिर एक जुडिशियल ऑफिसर, जज बनूं। तो मेरे दिमाग में भी कहीं ना कहीं था। और जिस कॉलोनी में मैं बड़ा हुआ हूँ, गांधीनगर जहाँ आज मैं रहता हूँ, आप जानते हैं यहाँ पे हर तरह के अधिकारी ही हैं, प्रशासनिक अधिकारी हो चाहे जुडिशियल अधिकारी हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक जो समाज का एक आप पे प्रभाव पड़ता है, जहाँ आप रहते हैं उसका प्रभाव पड़ता है, और जिस तरह के लोगों से आप इंटरेक्ट करते हैं उनका जो प्रभाव पड़ता है, उस तरह का जो प्रभाव था वो ही मुझे आज सिविल सर्विसेज या यूपीएससी की तरफ ले गया। और मैंने ठाना अपने 5th ईयर में कि मैं यूपीएससी परस्यू करूंगा, क्योंकि एक चाम भी था कि वर्ल्ड का सबसे डिफिकल्ट एग्जाम कहते हैं यूपीएससी को। कंपटीशन ले लीजिए, सिलेबस ले लीजिए, या लोग जिस तरह के देते हैं उस तरह के लोग, तो अगर है तो ट्राई करना था कि कुछ करके दिखाऊं और अपने आप को प्रूव करना था। तो शायद इसी वजह से क्रैक किया यूपीएससी। ग्रेट। बचपन में, स्कूल टाइम में या फिर कॉलेज टाइम में कभी
आपको महसूस हुआ कि आपने एक लीडरशिप क्वालिटी है या देश सेवा करने का कुछ मुझे ठानना चाहिए, कुछ मतलब करना चाहिए, कोई ऐसा इंसिडेंट रहा है? इंसिडेंट मेरी मदर से रिलेटेड है। मैंने उनको हमेशा से देखा है कि वो कैसे मतलब बिल्कुल अपने से अलग होके, कई बार इंसान जो होता है वो स्वार्थ में अपना काम करता है। जी। आपको किसी सैलरी के लिए, जॉब के लिए सैलरी मिल रही है तो आप वो काम कर रहे हैं, बट उन्होंने अपने सैलरी आवर्स, जॉब आवर्स के बाद भी जाके जब बच्चों को पढ़ाया, या फिर कच्ची बस्तियों में जाकर, स्लम्स में जाके, अलग अलग जगह पे जाकर और अपना योगदान दिया, चाहे वो किसी भी तरह से हो सकता है, चाहे कभी फाइनेंशियली दिया, कभी अपने टाइम के साथ दिया, कभी लोगों को जोड़ के दिया। तो वो देखा गया कि किस तरह से एक इंसान जो है वो अपार्ट फ्रॉम खुद के लिए भी काम कर सकता है, खुद के अलावा भी किसी के लिए काम कर सकता है। तो वो एक आप बोलते हैं जैसे देश सेवा, क्योंकि देश सेवा में सिर्फ आप खुद की सेवा नहीं कर रहे हैं, आप बहुत चीज़ों के लिए पॉलिसीज डेवलप कर रहे हैं, किसी चीज़ को सही कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं, देश की प्रगति में योगदान दे रहे हैं। तो इसी वजह से मेरा भी था कि जैसे मदर ने कुछ किया उनके लेवल पे, जो जितना वो कर पाई, अब मैं इससे बड़े लेवल पे अगर कुछ कर पाऊंगा बाय ज्वाइनिंग सिविल सर्विसेज, तो मैं वो कर पाऊंगा। ग्रेट। 370वीं आपकी रैंक बनी है। बिल्कुल। और आपका ये दूसरा अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में क्या कमियां रहीं, आपने उनको ऑब्जर्व किया, क्या उन कमियों से आपने सीख ली और दूसरे अटेम्प्ट के लिए आपने मजबूती के साथ तैयारी की? जी हाँ, पहले अटेम्प्ट में जब असफलता मिली थी तो वो मात्र एक मार्क की असफलता थी। आप जानते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 3 स्टेजेस में यूपीएससी का एग्जाम होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो मेरा प्रीलिम स्टेज में 1 मार्क से मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था अपने पहले अटेम्प्ट में। तो जब 1 मार्क से क्वालिफाई नहीं कर पाया, वो इसी घर की बात है। और जब रिजल्ट आया था, मैं अभी भी याद है मुझे, 2023 का जो साल था वो, उसमें जब रिजल्ट आया और मेरा नहीं हुआ तो मुझे लगा था कि बहुत चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती है आपके लिए, क्योंकि आपने 2 साल की मेहनत है, क्योंकि 2022 में अपने तैयारी स्टार्ट करी, 2023 में अटेम्प्ट दिया। तो 2 साल की मेहनत थी और जब नहीं हो पाया तो लगा था कि कहीं ना कहीं मुश्किल है, बट ये नहीं माना था कि कभी हारूंगा। तो मुश्किल था पर इम्पॉसिबल नहीं था, वो वाली बात थी। तो वो किया और उससे बेटर यही था हमेशा से कि मैं हमेशा करूं, अपना जो प्रयास है वो पूरा रखूं। एक MS धोनी का कोट है, मैं वो बहुत बड़ा एक क्रिकेट फैन भी हूं, तो MS धोनी का एक कोट है कि हमेशा वो बोलते हैं कि आप प्रोसेस को ट्रस्ट कीजिए, जो प्रोसेस है उसको ट्रस्ट कीजिए, रिजल्ट अपने आप फॉलो करेंगे। तो मैंने भी अपने प्रोसेस को ट्रस्ट किया, अपनी कमी नहीं रखी कोई भी मेहनत में। तो मैंने जब 2023 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, तो मैंने यूपीएससी ही दूसरा एक एग्जाम कराती है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का एग्जाम, जिससे आप असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट आपको दी जाती है जी। और मैंने वो अटेम्प्ट किया एग्जाम, जस्ट टू गिव माई सेल्फ दैट कॉन्फिडेंस कि मैं यूपीएससी जैसे एग्जाम को, जो कि एक संस्था है, उस एग्जाम को क्रैक कर पाऊँ। तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना CAPF का एग्जाम क्रैक किया, और वो भी 3 स्टेजेस में ही होता है। तो जाके मुझे एक तरह से कॉन्फिडेंस आया कि मैं सेकेंड अटेम्प्ट में वापस जाके उतनी ही मेहनत से वापस एग्जाम दूं, और फॉर्चुनेटली सबके विशेस की वजह से, भगवान की ब्लेसिंग्स की वजह से हो पाया क्रैक। ग्रेट। यूपीएससी की तैयारी के लिए आप करीब 2 साल घर से दूर रहे। बिल्कुल। तो क्या कोई डर नहीं था उस वक्त? क्योंकि वैसे तो देखो, कहा जाता है कि जब इंसान इस दुनिया में आता है तो अकेला ही आता है, और जब जाता है तो भी अकेला ही जाता है। लेकिन जब परिवार के साथ इंसान बंधा हुआ है, और वो भी वो इंसान जो मतलब घर में सबका चहेता है, लाडला है, और माँ का लाडला खासतौर पर तो वो 2 साल आपने कैसे मतलब निकाले होंगे? पहली बात तो ये, निकालने की बात तो बाद में आती है। 2 साल के लिए मतलब घर से, माँ से दूर जाना, ये डिसीजन कैसे ले पाए? क्या उस वक्त भी ये चैलेंज ही था आपके लिए, दूर जाना? बिल्कुल। मैं आपको एक्चुअली थोड़ा सा समय में और पीछे ले जाता हूँ। मैं ना कि सिर्फ 2 साल, मैं 7 साल घर से दूर रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो 5 वर्ष की पढ़ाई थी लखनऊ में थी। कॉलेज में जहाँ मैं था, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन, स्नातक जो है वो पूरा किया। तो मैं 7 साल के लिए घर से दूर था। और जब 2017 में मेरे पिताजी का देहांत हुआ था, तो मैं फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में था अपने, और मेरे लिए वो बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं अब कॉलेज कंटिन्यू करूं लखनऊ में,
या फिर कॉलेज छोड़ के और जयपुर में ही राजस्थान यूनिवर्सिटी या किसी और अच्छी कॉलेज से अपना स्नातक कंप्लीट करूं। बट यही मेरी वही माँ है जिसने उस दिन, जिस दिन मेरे पिताजी का देहांत हुआ था और मेरे दिमाग में ये विचार भी था कि मैं शायद छोड़ के और यहाँ पे कॉलेज कंटिन्यू करूं जयपुर में ही, तो उन्होंने ही कहा था कि नहीं, आपको कॉलेज नहीं छोड़नी है जहाँ पे आपका सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि वो सिलेक्शन भी बहुत मुश्किल से होता है। क्लैट के एग्जाम, ऑल इंडिया एक एग्जाम होता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, CLAT क्लैट कहते हैं उसको, और उससे आपका एडमिशन हुआ है तो आपको वो कंटिन्यू करनी है अपनी एजुकेशन, और उससे आपको अपने पिताजी और मेरे सपने को पूरा करना है। तो ये जो आप बोल रहे हैं हिम्मत या आपका विचार कैसे आया बाहर रहकर, हालांकि मैं एक सिंगल चाइल्ड हूँ, अकेला बच्चा हूँ अपनी मदर का, मेरे पेरेंट्स का, तो बहुत मुश्किल था बाहर रहना। और क्योंकि अब ओल्ड एज हो जाती है जब पेरेंट्स की, तो कुछ बीमारियां, किसी तरह से अच्छा हाल नहीं होता है कई बार, तो आपको परेशानियां भी होती है, कई बार विचार होते हैं कि घर चला जाऊं वापस। बट जो स्ट्रेंथ कहते हैं, जो विचार था, वो मेरी मदर का था, और मेरे सारे घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया कि आप नहीं, अपना एजुकेशन कंप्लीट कीजिए और उसके बाद जो आपके सपने हैं उनको कंप्लीट कीजिए। ग्रेट। बिल्कुल। पिताजी का देहांत हुआ तो उसके बाद एक तरह से पूरा परिवार, जैसे कि आप हैं और आपकी माता जी हैं, वो पूरी तरह से लगभग टूट ही चुके थे। उसके बाद खुद को बनाकर, हिम्मत जुटाकर वापस संघर्ष के लिए खड़े हो जाना, इसके पीछे सबसे बड़ी पावर आप किसको मानते हैं? आई थिंक सबसे बड़ी पावर ईश्वर ही है, क्योंकि उन्होंने ही स्ट्रेंथ दी है हम सबको जो आज हम कर पा रहे हैं। और सेकेंडली जो मम्मी का सामाजिक कार्य की तरफ जो रुझान रहा वो, क्योंकि मैं ये समझता हूँ और मैं इसमें बिलीव भी करता हूँ कि आप चाहे अपनी कितनी भी मेहनत कर लीजिए, अगर आपके साथ आपकी किस्मत या आपकी डेस्टिनी नहीं होगी उस दिन, तो आप नहीं कर पाएंगे वो कार्य पूरा। तो जो आपकी ब्लेसिंग्स हैं हमेशा, चाहे वो आप कोई भी कार्य करें, चाहे किसी गरीब को कुछ सहारा देना हो, किसी असहाय को कुछ किसी और तरह से सहारा देना हो, अगर आप वो कर पा रहे हैं और ब्लेसिंग्स जो अपनी कंट्रीब्यूट करते हैं, आपने जैसे बोलते हैं ना, गुल्लक में आपने ब्लेसिंग्स भर रहे हैं आप, तो वो ब्लेसिंग्स कहीं ना किसी दिन काम आएंगी आपके। और वो चाहे इसी दिनों के लिए, जो कठिन दिन होते हैं आपके लाइफ में, उन्हीं के दिन काम आती है। तो आई थिंक वो जो सामाजिक कार्य किया, और सबसे बड़ी ताकत ईश्वर है जिन्होंने साथ दिया और हमें और हमारे पूरे परिवार को इस तरह से काबिल बनाया कि हम कुछ और कंट्रीब्यूट कर पाएं लाइफ में। ग्रेट। दर्शकों, एक पहेली आप लोगों के लिए अभी बनी हुई है, क्योंकि जो लोग जानते हैं वो तो रिदम कटारिया से पहले उनकी मदर को ही जानते हैं, और लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि इनकी माताजी का नाम है शिल्पी शाह जी, जो कि शिल्प सृजन संस्थान की संचालिका हैं और बहुत ही बेहतरीन काम कर रही हैं समाज में। देश सेवा, समाज सेवा उनके लिए परिवार से बढ़कर है। शिक्षा के क्षेत्र में उनके जो योगदान हैं वो गिनाए नहीं जा सकते, और उन्हीं से प्रेरणा लेकर आज उनका बेटा जो है UPSC क्रैक करके देश सेवा के लिए तैयार हुआ है। तो अब यहाँ तक अगर आपने इसको पॉडकास्ट को देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें वो भी बहुत ज़रूरी है। अब बातचीत को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें, जिससे कि और भी जो युवा UPSC की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी क्षेत्र में किसी कंपटीशन की तैयारी में हैं, तो उनको कुछ जानकारी मिल सके, कुछ मोटिवेशन मिल सके, एक इंस्पिरेशन उनके लिए यहाँ हमारे साथ आज बातचीत के लिए है। तो रिदम, आप ये बताइए कि जब आप UPSC की तैयारी कर रहे थे तो उस दौरान आपका सुबह से लेकर शाम तक, या शाम तक नहीं, रात तक कैसा रूटीन हुआ करता था? आप क्या क्या करते थे? कैसे मतलब अपनी पढ़ाई को, अपनी हेल्थ को और अपने मेंटल हेल्थ को भी किस तरह से मतलब बैलेंस कर पाते थे? उसके बारे में बताइए प्लीज। आई थिंक UPSC या किसी भी कंपटीशन का एग्जाम की जो तैयारी करता है एक एस्पिरेंट जिसे कहते हैं हम, उसके लिए जो शेड्यूल है वो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट डे में एक कार्य होता है, शेड्यूल बनाना और शेड्यूल को फॉलो करना।
मेरा शेड्यूल कुछ इस तरह से हुआ करता था कि मैं हमेशा से मैं जल्दी उठने वाला और रात में थोड़ा जल्दी सोने वाला इंसान हूँ। तो वो अपने आप पे डिपेंड करता है, हर एक एस्पिरेंट का अलग शेड्यूल होता है कि आप किस तरह से, कोई लोग रात को लेट तक पढ़ते हैं, बट मेरा ये था कि मैं अराउंड 5 या 6 बजे उठ जाऊँ और उसके बाद अपना जो डेली का कार्य होता है वो स्टार्ट करूँ, और जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि कुछ हेल्थ के लिए करना, जिसमें या तो आप रनिंग कर सकते हैं, कुछ अगर आप योगा जानते हैं, मैं योगा नहीं इतना फॉलो करता था, मैं रनिंग कर लेता था, या फिर कुछ एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग वगैरह इस तरह से जो हल्की फुल्की एक्सरसाइज हो सकती है वो कर सकते हैं आप। उसके बाद आप अपने दिन को 3 भागों में मैंने बांट दिया था, जिसमें आप सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपके एक सेशन होता है, फिर सेकेंड सेशन और थर्ड सेशन, इसके बीच में आप लंच करते हैं, डिनर करते हैं, इस तरह से रहता है। और आप अपनी हॉबीज़ को फॉलो करना ना भूलें। मैंने अपने कभी भी हॉबीज़ को फॉलो करना नहीं भूला, जिसमें मैंने चाहे वो मतलब मेरे को स्पोर्ट्स खेलना बहुत पसंद है, तो मैं कोई भी स्पोर्ट्स में इंडल्ज करता था, या बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट हो गया एट टाइम्स। तो इस तरह से मैं अपने हॉबीज़ को ज़रूर परस्यू किया, साथ में रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि आपने मेंटल हेल्थ की बात करी, तो मेडिटेशन, और सेकेंडली आप अपने जैसे मेरे को मूवीज़ देखना बहुत पसंद था, तो मैं बीच बीच में मूवीज़ भी देखता था, जो भी मेरे सब्जेक्ट ओरिएंटेड मूवीज़ होती थी, जैसे मुझे इंटरनेशनल रिलेशंस जो होती है उसमें बहुत इंटरेस्ट है हमेशा से, तो उससे रिलेटेड कोई भी अगर मूवी है जो अच्छी है और कुछ सीख दे सकती है मुझे, तो मैं उसको भी फॉलो करता था और देखता भी था, जिससे कि मैं रिलैक्स रहूं, और हमेशा एक, जैसे बोलते हैं आप, स्विच ऑन और स्विच ऑफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, तो वो भी हेल्प करता था। तो इस तरह से मेरा शेड्यूल रहता था पूरे दिन का। यूपीएससी में 3 स्टेजेस हैं, जैसा कि आप भी खुद भी बता रहे थे। सबसे पहले प्रीलिम्स, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग कौन सा पार्ट था, और उसकी प्रिपरेशन आपने कैसे की? क्योंकि क्या होता है कि जो चीज़ हमें ज़्यादा चैलेंजिंग लगती है, हम उस चैलेंज से थोड़ा बहुत जो है डरे हुए भी होते हैं कि अगर मैं इस स्टेज को क्लियर नहीं कर पाया तो मैं रह जाऊंगा, ये डर भी एक होता है। तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, इन तीनों में से सबसे ज्यादा चैलेंजिंग आपके लिए क्या था, और आपने उसको कैसे क्लियर किया? मेरे लिए आई थिंक, अगर आज मैं सोचता हूँ वापस अपनी जर्नी को फ्लैशबैक में ले जाता हूँ, तो मेरे लिए सबसे जो डिफ़िकल्ट स्टेज था, चैलेंजिंग स्टेज था, वो था मेंस। क्योंकि जो मेन स्टेज होता है वो मतलब जिसे बोलते हैं सबसे ग्रूलिंग स्टेज है पूरे एग्ज़ाम का, क्योंकि उसमें आपको 6 आवर्स एवरी डे यू हैव टू राइट फॉर 9 डेज। तो 6 घंटे आप हर दिन लगातार लिख रहे हैं। 5 दिन का यूपीएससी का पूरा जो अंतराल होता है उसमें 6 घंटे आपको रोज लिखना होता है, और ये स्प्रेड होता है 9 डेज के ऊपर। तो आपको, आप समझ रहे हैं, आपका हाथ जो होता है वो लिटरली इस तरह से हो जाता है कि आपको क्रैप बैंडेज बांधनी पड़ती है आफ्टर द एग्जाम, जब आप बाहर आते हैं, क्योंकि आप 3 घंटे के बाद 3 घंटे 6 घंटे रोज लिख रहे हैं। ये सभी को करना होता है? सभी को करना होता है, जो भी मेंस एग्जाम दे रहा हो, उन सभी को देना एग्जाम। 15,000 बच्चे देते हैं मेंस का एग्जाम अप्रोक्सीमेटली। तो 15,000 बच्चे पूरे भारत में हर वो 5 दिन के अंतराल में हर रोज 6 घंटे लिख रहे होते हैं। तो वो सबसे ग्रोलिंग स्टेज होता है। फिजिकली भी मेंटली भी बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाता है जब आप इतना ज़्यादा लिखते हैं, और क्योंकि यूपीएससी आप जानते हैं कि एवरीथिंग अंडर द सन इज द सिलेबस, जो भी सूर्य के नीचे है वो सब सिलेबस में है आपके। तो आप कितना कवर कर सकते हैं? अगर आज ये आप पेड़ पौधे देख रहे हैं तो मुझे इनकी जैविक प्रजातियां क्या है, इसमें कौन सी खाद डलती है, ये सब पता होना चाहिए, और कितना कॉम्पोजिशन में डलती है। तो इस तरह से आप बहुत चीज़ें होती है जो आप सोच भी नहीं सकते, और यूपीएससी एग्जामिनर आपसे पूछ लेते हैं। तो आपको इन द मोमेंट बहुत स्मार्ट वर्क से आपको आंसर लिखना पड़ता है, और साथ साथ में आपका टाइम बाउंडेशन भी है, क्योंकि 3 घंटे में आपको 20 क्वेश्चन लिखने हैं, और ये 2 पेपर होते हैं एक दिन में। तो 3 घंटे 6 घंटे आप लिख रहे हैं। तो मेन स्टेज मेरे लिए सबसे ज़्यादा ग्रूलिंग था, बट उसके लिए तैयारी भी उतनी ही ज़्यादा मतलब कठिन होती है, क्योंकि आपको अपने आप को रेडी करना होता है उन 5 दिनों के लिए। तो आपको रोज़ मॉक टेस्ट देना हो गया, या फिर आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, आप पढ़ते हैं अपने सिलेबस को। तो बहुत तरह से अलग अलग तरह से तैयारी होती है, और काफ़ी टेक्निकल हो जाएगा अगर मैं सिर्फ तैयारी के बारे में बताऊंगा, बट हाँ आप समझ सकते हैं सबसे ज़्यादा मेरे लिए ग्रूलिंग था। अच्छा, कई बार आमतौर पर सभी के साथ ऐसा होता है कि ज़्यादातर तैयारी में पढ़ते पढ़ते बुक्स के साथ बैठे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो तैयारी कर रहा है वो बहुत ही मतलब एक तरह से डिप्रेशन में चला जाता है,
कुछ मतलब कॉन्फिडेंस जो है उसका लूज होता है। बिल्कुल। आपके साथ भी हुआ होगा ऐसा। तो उस लो कॉन्फिडेंस को वापस गेन करने के लिए कॉन्फिडेंस को, और आपने किसी कोड को फॉलो किया, कोई ऐसा थॉट रहा जो आपको लगातार बूस्ट करता रहता था और अपने टारगेट के लिए जो है इंस्पायर करता रहता था, ऐसा कोई कोड था स्पेशल किसी का? कोट एक्चुअली बहुत सारे हैं जिन्होंने मुझे हर अलग अलग लाइफ के स्टेजेस में बहुत सपोर्ट किया, चाहे वो अपने मतलब एक मेंटल हेल्थ, जब आप थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं, जब आपके रिजल्ट्स फॉलो नहीं करते हैं इस तरह से। बट आई थिंक मोर देन कोट, मेरे साथ जो लोग रहे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हों, क्योंकि मैं उस तरह का इंसान नहीं था कि आप आइसोलेट जिसे कहते हैं हो जाऊं बिल्कुल। हालांकि यूपीएससी में मेजरली लोग वही गलती करते हैं कि वो आइसोलेट हो जाते हैं, बिल्कुल समाज से कट जाते हैं, अपने एक रूम में बंद होकर और पढ़ाई करते हैं। ये मानता हूँ कि यूपीएससी उस तरह का डिसिप्लिन डिमांड करता है आपसे, बट अगर मैं कर सकता हूँ वाइल बीइंग नॉट सोशली आइसोलेटेड, तो कोई भी कर सकता है, मैं सोचता हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि मेरी लाइफ में जो एक कॉन्सेप्ट है, मेरी मदर ने, मेरे फादर ने इंट्रोड्यूस किया था टाइम मैनेजमेंट का। अगर आपने टाइम मैनेज कर सकते हैं आप, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपके सिलेबस को आपको 6 घंटे आज देने हैं पूरे दिन में, और आप 6 घंटे के अलावा आप कुछ भी अपनी हॉबीज परस्यू कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स से बात कर सकते हैं, हेल्दी कॉन्वर्जेशंस कर सकते हैं, तो इस तरह से आप, और अपने अगर आपके घर में नाना नानी या दादा दादी हैं, उनसे कॉन्वर्स कीजिए। बहुत एक्सपीरियंसेस रिच करता है आपकी लाइफ में, और अगर इस तरह से आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आप ना तो सोशली आइसोलेटेड हुए हैं, और ना ही वो डिप्रेशन या इस तरह की कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ी है। तो मोर देन द कोट, द पीपल रियली हैव हेल्प्ड मी इन माय लाइफ। ग्रेट। आपकी जो स्टडी रही, आपने नो डाउट बहुत मेहनत की है, लेकिन इस मेहनत के पीछे आपकी स्टडी की स्ट्रैटेजी क्या होती थी? आपको पढ़ाई भी करनी है, रिवीजन भी करना है, और करंट अफेयर्स से भी अपडेट होना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसमें चलती हैं। तो आप कितना घंटा पढ़ाई करते थे? उसके लिए आप रिवीजन के लिए कितना टाइम निकालते थे? कैसे करते थे रिविजन्स? और आपके जो करंट अफेयर्स है उनसे कैसे आप अपडेट होते थे? करेक्ट। आई थिंक ये जो आवर्स वाला क्वेश्चन है, मुझे हर बार पूछा गया कि आप कितने घंटे पढ़ा करते थे दिन में, क्योंकि आई थिंक एक यूपीएससी सर्कल्स या यूपीएससी जो भी क्रैक करता है, उनको एक डिवाइन फिगर की तरह देखा जाता है सोसाइटी में। क्योंकि ऐसा इसलिए पूछा जाता है क्योंकि दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं। करेक्ट। जब हमारे पास टाइम लिमिट है तो मेरे ख्याल से ये आवर्स वाला जो क्वेश्चन है ये गलत नहीं है। हाँ, गलत नहीं है बिल्कुल, बट मैंने बिलीव नहीं किया आवर्स में, हमेशा ये बोलना चाहूंगा मैं, क्योंकि मैंने हमेशा बिलीव किया कि अगर मेरा एक टारगेट है दिन का, जो मैं सुबह उठ के बनाता था कि मेरे दिन में आज मुझे इस चैप्टर को खत्म करना है या इतने चैप्टर्स खत्म करने हैं, तो अगर वो चैप्टर कंप्लीट हो गया है, चाहे वो 1.5 घंटे में हो गया हो, चाहे वो 10 घंटे लग रहे हैं उसको करने में, अगर वो कंप्लीट हो गया है तो उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई को विराम दे सकता हूँ। तो मैंने इस तरह से बिलीव किया कि अगर चाहे किसी दिन में मेरे आवर्स मान लो 7 से 8 घंटे भी हो जाते थे, कई भी 10 घंटे भी होते थे, पर कई बार जो स्टडी है वो 4 घंटे में भी खत्म हो जाती थी। तो मैंने आवर्स पे बिलीव नहीं किया, हमेशा अपने टारगेट को कंप्लीट होने पे बिलीव किया। सेकेंडली, आपने जैसे बात करी कि रिवीजन को कितना टाइम दिया, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स को कैसे अपडेट किया। आई थिंक मेरे पूरे शेड्यूल में या पूरे जर्नी में सबसे बड़ा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो क्यूरियोसिटी का है, जिज्ञासा जिसे कहते हैं। और मेरी क्यूरियोसिटी इन किसी भी चीज में बहुत हमेशा से ज्यादा रही। मैं रुचि लेता था हर चीज को जानने में, सवाल होते थे मेरे दिमाग में कि ये ऐसा चीज क्यों होती है, या ये चीज में इस तरह से क्यों है ये। तो उसमें मुझे न्यूज़पेपर्स ने बहुत हेल्प किया, और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ही मैं कहूँगा अपनी जर्नी में न्यूज़पेपर्स का है, क्योंकि सुबह उठ के एक न्यूज़पेपर पढ़ना मेरे लिए एक तरह से एक रिचुअल का पार्ट था। जैसे आप किसी मंदिर जाते हैं सुबह, मैं न्यूज़पेपर को अपना एक तरह से सहारा मानता था कि उससे अपने आप को करंट अफेयर्स से अपडेट करना। चाहे कोई भी सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके आर्टिकल्स आते हैं न्यूज़पेपर में, पॉलिटिक्स रिलेटेड न्यूज़ आती है, अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग न्यूज़ आती है। तो न्यूज़पेपर्स को कंट्रीब्यूशन करना इन करंट अफेयर्स सबसे बड़ा था। ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने के पीछे का क्या राज होता है? नए एस्पिरेंट्स जो हैं उनको आप क्या सब्जेक्ट चूज करने के लिए कहेंगे और क्यों?
ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होता है मेंस में स्पेशली बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है जो आप चुनते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो यूपीएससी आपको बोलती है पढ़ने के लिए, जिसे हम जीएस सब्जेक्ट्स कहते हैं, और ऑप्शनल आप खुद चुनते हैं। तो आपको बहुत ही केयरफुली चुनना होता है, क्योंकि इसमें कंपटीशन भी उतना ही हाई होता है। ऑप्शनल चुनने के पीछे दो ही एक गुरु मंत्र है या मंत्र है। वो है कि फर्स्ट आप ये देखें कि आपका बैकग्राउंड है क्या उस ऑप्शनल सब्जेक्ट में। जैसे मेरा ऑप्शनल था लॉ, क्योंकि मैंने अपनी परस्यू ग्रेजुएशन लॉ में करी थी, तो इसी वजह से मैंने लॉ ऑप्शनल सब्जेक्ट चुना। सेकंड होता है, अगर आपका बैकग्राउंड है किसी सब्जेक्ट में बट आपका इंटरेस्ट कम है उस सब्जेक्ट में, तो सेकंड होता है आपका कमांड किस सब्जेक्ट में ज्यादा है। मान लीजिए मैंने लॉ किया बट मेरा कमांड नहीं था लॉ में, तो मैं देखूंगा कि मेरे कमांड है सोशियोलॉजी फॉर एग्जांपल, या पॉलिटिकल साइंस। इस तरह से यूपीएससी ने बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट दे रखी है, उसमें से आप कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। उस ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, 250 नंबर का ईच, तो 500 नंबर टोटल ऑप्शनल के होते हैं, और आपको उसमें बेहतरीन परफॉर्म करना होता है एक्चुअली, रादर देन मोर इवन देन जीएस। तो आपको कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ आप क्लियर कर पाएंगे। तो ये दोनों मंत्र है कि कमांड होनी चाहिए, आपका बैकग्राउंड होना चाहिए, दोनों में से एक। ओके। 3 स्टेजेस हैं, तीनों की तैयारी करने का तरीका अलग अलग है, पैटर्न चेंज हो जाता है हमारा काम तैयारी करने का भी। तो सबसे पहले प्रीलिम्स था आपका, तो प्रीलिम्स तो आपने क्रैक कर लिया, फिर उसके बाद आपका अगला स्टेज जो है वो मेंस वाला था, और मेंस में आपने बताया कि 9 दिन तक कंटिन्यू 6-6 घंटे लिखना होता है, और उसके बाद में जो है हाथ पे क्रैप बैंडेज आपको बांधनी पड़ी, सभी को बांधनी पड़ती है लगभग। तो ऐसा क्या ऐसी कोई ट्रिक है जिससे कि मेंस की तैयारी की जा सके अच्छे तरीके से? आप क्या टिप देना चाहेंगे हमारे नए एस्पिरेंट्स के लिए कि वो मेंस को बहुत अच्छे से क्लियर कर सके? आई थिंक 2-3 टिप्स हैं जिसमें मतलब जिससे बेहतर हो सकती है परफॉर्मेंस, और ये मुझे अपने एक्सपीरियंस से अनुभव हुआ है कि फर्स्ट है कि आप आंसर राइटिंग से कभी घबराएं नहीं। कुछ लोग होता है जो आंसर राइटिंग सिर्फ मेन से पहले ही स्टार्ट करते हैं, वो एक गलत स्ट्रैटेजी हो सकती है। आंसर राइटिंग आपको डे 1 डे 2 अपने प्रिपरेशन के जब से आपने स्टार्ट करी है तभी से कर लेनी चाहिए, जिससे कि ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, 1 साल का जो अंतराल होता है जिसमें तैयारी करते हैं ज़्यादातर एस्पिरेंट्स, 1 साल में आप धीरे धीरे आंसर राइटिंग अपनी डेवलप कर पाएँ। सेकंड है कि आप शॉर्ट नोट्स अपने पास रेडी रखें हर एक सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, जिससे कि आपको लास्ट मोमेंट पे पैनिक ना हो कि आपके पास कुछ नोट्स हैं किसी सब्जेक्ट के किसी के नहीं है। तो शॉर्ट नोट्स बनाना और आंसर राइटिंग शुरुआत से ही प्रैक्टिस करना हेल्पफुल हो सकता है किसी भी एस्पिरेंट के लिए। ग्रेट। अच्छा, इंटरव्यू के टाइम एक ऐसा मोमेंट रहा होगा जब आप बहुत ज्यादा नर्वस हुए होंगे, सच है ये? बिल्कुल। तो उस मोमेंट को कैसे आपने फेस किया? क्या सवाल ऐसा आप पर दागा गया जो कि सीधा सीधा आपके पर्सनल वैल्यूज के साथ जुड़ा हुआ हो? आई थिंक जो मोमेंट आप पूछ रहे हैं वो नर्वसनेस वाला वो था जब आप उस इंटरव्यू रूम के बाहर बैठते हैं, क्योंकि यूपीएससी में एक फॉर्मेट होता है कि आपको करीबन 5 से 7 मिनट पहले, जब वो दूसरा कोई एस्पिरेंट जो अंदर है इंटरव्यू रूम में उनका खत्म होने वाला होता है, उसके 5 से 7 मिनट पहले ही आपको आपके कमरे के बाहर बिठा दिया जाता है जाके। तो अगर किसी ने 12th फेल मूवी देखी है तो उसमें एक विक्रांत मैसी जो कि एक्टर हैं उसमें, उन्होंने एक मनोज शर्मा जी का कैरेक्टर उन्होंने बिल्कुल उसमें एक सीन है जब वो एक इंटरव्यू रूम के बाहर बैठे होते हैं और अपने पैर को ऊपर नीचे कर रहे होते हैं, वो नर्वसनेस दिखाता है आपकी। और वही एग्जैक्ट मोमेंट आपके साथ भी जब होता है तो आप देखते हैं कि वो नर्वसनेस बहुत ज्यादा होती है उस मोमेंट पे। आप ये सोच रहे होते हैं किस तरह के सवाल पूछ लिए जाएंगे, क्या ये मेरे करियर का अंत है, क्या यहाँ से मेरी अच्छी शुरुआत होगी, क्या होगा उस रूम में, मतलब बहुत सारे सवाल होते हैं आपके मन में। और उस मोमेंट पे अगर आप आंख बंद करके ईश्वर को सिर्फ नाम लें या सोचें उनके बारे में, आई थिंक वो बहुत ही कामिंग फीलिंग देता है, काम करता है आपको। और अपने जो आगे वाले इंटरव्यू जो आपका होने वाला है अंदर जाके उस रूम में, उसके लिए आपको तैयार करता है। तो आई थिंक वो नर्वस मोमेंट तो वो था। और जिस तरह से आपने सवाल का पूछा कि किस तरह का सवाल पूछा गया था, आई थिंक बहुत सारे सिचुएशंस दी जाती हैं आपको पर्सनल लाइफ से, बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे। मेरे से स्पेसिफिकली एक सिचुएशन नहीं पूछी गई, बट मैंने बहुत सारे सिचुएशंस देखे हैं जहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन हुए कि फॉर एग्जाम्पल आप एसडीएम हैं कहीं के,
और आप अपनी ऑफिस जा रहे हैं और बीच में आपने देखा कि एक बच्चा है जो एस्पिरेंट है बेसिकली, वो एग्जाम देने जा रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया है और वो लहूलुहान वहाँ पे पड़ा है। तो आप क्या करेंगे? आपको सीएम के साथ आपकी मीटिंग है, आपको जाना है और आप लेट हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? तो किसी एस्पिरेंट ने जवाब दिया कि मैं एम्बुलेंस को कॉल करूंगा सबसे पहले, जिससे कि एम्बुलेंस आए और उनको उठा के ले जाए। तो जो यूपीएससी चेयरपर्सन थी, उन्होंने बोला एसडीएम साहब आपकी गाड़ी के कवर खराब हो जाएंगे, आप उनको ले जाएंगे तो। इस तरह का सवाल था वो। तो ये दिखाता है कि आपकी पर्सनल वैल्यूज जो है वो कितनी स्ट्रांग है, कि आप एक असहाय व्यक्ति को हेल्प करना पहला समझते हैं, या एक मीटिंग में जाना, जो कि हालांकि आप पे कुछ पर्सनल रेपरकशंस हो सकते हैं कि आप सीएमसी मीटिंग में लेट आए हैं या किसी और चीज के लिए, बट आप वो देख रहे हैं कि आपकी पर्सनल इंटेग्रिटी जो है वो कितनी स्ट्रांग है, कि आप किसी इंसान को सहायता करने में ज्यादा बिलीव कर रहे हैं, या अपने खुद को बचाने के लिए एक सीएम के सामने या किसी और बड़े व्यक्ति के सामने आप वो बचाएंगे। 370वीं आपकी रैंक बनी है, सेकंड अटेम्प्ट। आपका ये रिजल्ट आपको पहले पता चला है या आपकी फैमिली को यानी मम्मा को? नहीं, एक्चुअली ये रिजल्ट जिस दिन आया था, मुझे अभी भी डेट याद है उसकी, 22 अप्रैल का वो दिन था और मैं इसी प्रांगण में था। और जैसे ही वो रिजल्ट आया तो एक पीडीएफ आती है आजकल, वो जो पुराने ज़माने में आप देखते हैं जो नोटिस बोर्ड पे लगा होता है रिजल्ट, उस तरह का नहीं होता है। आप एक पीडीएफ आती है और आप अपना नाम सर्च करते हैं उसमें, और जैसे ही मैंने अपना नाम देखा तो मैं अकेला ही था उस समय पे, तो मैं मतलब हर्ष से जिसे कहते हैं कूद गया। जिससे तो पर मेरा फर्स्ट जो कॉल था वो मेरी मदर को था, और मेरी मदर स्कूल से, क्योंकि वो एक शिक्षिका है, तो स्कूल से वापस आ रही थी और वो अपने कार में थी, और मैंने उनको कॉल किया तो वो लिटरली जिसे कहते हैं चिल्लाने लगी कॉल पे कि इतनी बड़ा मोमेंट था, और वो जैसे ही आई तो हमने हग किया और वो रोने लगी, उनके आंख में आंसू थे। तो वो मोमेंट मुझे अभी तक याद है और वो मतलब जीवित है मेरे मेमोरी में, तो बहुत बड़ी बात थी वो। ग्रेट। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था, क्रैक नहीं हुआ था यूपीएससी, उससे पहले के रिदम कटारिया में और आज क्रैक हो जाने के बाद में जो रिदम कटारिया हैं, आप इन दोनों में खुद क्या फील करते हैं? क्या चेंजेस हैं वाकई में? आपके थॉट प्रोसेस में कोई चेंज आया है? क्या आपकी पर्सनैलिटी में आपने कोई चेंज फील किया है कि हाँ, जब से रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद में मैं थोड़ा सा मतलब छाती चौड़ी हो गई है, या सीना 56 इंच का हो गया है, या कुछ ऐसा कुछ स्पेशल आप फील कर रहे हैं? आई थिंक ऐसा तो नहीं है कि मैंने कुछ बहुत बड़ा बदलाव अपने आप में देखा है, बट हाँ, थॉट प्रोसेस जिसे कहते हैं वो जरूर चेंज हुआ है, कि अब जब भी सोचता हूँ किसी भी कार्य को, किसी भी चीज समस्या को देखता हूँ, तो एक प्रॉब्लम ओरिएंटेड एटीट्यूड ना होके सोल्यूशन ओरिएंटेड एटीट्यूड बनने लगा है धीरे धीरे, जिसमें मैं सोचता हूँ क्या बेहतर हो सकता है इसमें, रादर देन जस्ट कि हम देखते हैं कई बार कि यार ये प्रॉब्लम है इस जगह पे, ये प्रॉब्लम है, हम प्रॉब्लम्स को ना देखते हुए कहीं ना कहीं सोल्यूशंस के बारे में ज्यादा सोचने लगा हूँ। हालांकि वो ट्रेनिंग के बाद और ज्यादा बेहतर हो जाएगा जब आप सिर्फ सोल्यूशंस के बारे में ही सोच रहे हैं, ना कि सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में। यानी पहले तो, आप सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते थे? करेक्ट। नहीं, ऐसा नहीं है, हर बार आप सोचते थे कि प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो सुधार हर बार आप नहीं कर पाते हैं कई बार, बट अब क्योंकि अगर आप प्रशासन में, तो आपसे आपके तरफ देखा जाता है कि आप सुधार करिए इस चीज में, तो उस तरह का एक एटीट्यूड बनना धीरे धीरे थोड़ा डेवलप होना स्टार्ट हुआ है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा, हार और जीत ये हमारे संघर्ष के दो पहलू हैं, जैसे कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड या टेल। यूपीएससी के एग्जाम्स कई लोग देते हैं, कई लोग कोशिश करते हैं कि हम भी जो है यूपीएससी क्लियर करके और सिविल सर्विसेज में जाएं। कई लोग पहले अटेम्प्ट में फेल हो जाते हैं, मतलब फेल शब्द कहना ठीक नहीं होगा, वो सफल नहीं हो पाते, ये कह सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा। दूसरे अटेम्प्ट में भी वो सफल नहीं हो पाते, फिर उसके बाद वो हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन कई ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जो लगातार 7वें 8वें अटेम्प्ट में जाकर के उसको क्लियर करते हैं। तो आप
उन यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि सफलता उनको मिले और वो एक नई ऊर्जा के साथ फिर एक नई शुरुआत कर सकें? आई थिंक सबसे बड़ा एग्जाम्पल इस साल की टॉपर हैं जो ऑल इंडिया रैंक 1 है, जिनकी मिस शक्ति दुबे का उनका 5th अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक हो पाया। ग्रेट। 5th अटेम्प्ट मतलब आप मान सकते हैं कि करीबन 6 साल या 7 साल की उनकी मेहनत है, और उसके बाद जाके ऑल इंडिया रैंक 1 आई। उससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता है फील, राइट? तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर किसी को भी जो हताश है आज और जिनका किसी भी कंपटीशन एग्जाम में या कहीं और लाइफ में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो मिस शक्ति दुबे का एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। अनेकों एग्जाम्पल है वर्ल्ड में, आप चाहे बिजनेस जगत में देख लें, जिन्होंने बहुत लेट जाके, वॉरेन बफे का नाम आप सुनते हैं बिजनेस जगत में, जो आज के बिजनेस टाइकून मल्टी मिलियनर इंसान है, उन्होंने आफ्टर 50 अपनी वेल्थ को ग्रो करना स्टार्ट किया था। 50 साल तक उन्होंने बहुत संघर्ष किया अपनी लाइफ में। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स आप जब देखते हैं, बहुत अच्छे खेल जगत में आप देख सकते हैं, अलग अलग जगत में, फिल्म जगत में, अलग जगत में, हर जगह पे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने बहुत स्ट्रगल करके और फिर सफलता प्राप्त करी। तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आप अगर लगे रहते हैं, अथक मेहनत करते हैं, तो आज नहीं तो कल आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। यही मेरा मैसेज है। मेंटल हेल्थ को बैलेंस रखना एक एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि आपने भी बखूबी किया है। और तभी जो है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यूज, इन तीनों स्टेजेस को आपने क्लियर किया। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है एक एस्पिरेंट के लिए मेंटल स्ट्रेस को बैलेंस रखना। तो वो आपने कैसे किया, और आप न्यू एस्पिरेंट्स को किस तरह से उसे बैलेंस करने की नसीहत देना चाहेंगे या एक मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? कैसे इसको अपनी मेंटल हेल्थ को हम बनाकर रख सकते हैं? आई थिंक मेंटल हेल्थ या मानसिक तनाव जो है वो बहुत ही कम डिस्कस होने वाला टॉपिक है आजकल के घरों में या फिर कहीं बाहर भी, सोसाइटी में भी। क्या घर का माहौल इससे रिलेटेड है? बिल्कुल। आई थिंक अगर आपके घर में, अगर आप देखेंगे कलह या कलेश तरह की सिचुएशन रहती है, तो आप भी कई बार फील करते हैं मेंटली टायर्ड या मानसिक तनाव में। तो एक तो घर का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा बनाए रखना, चाहे वो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे साथ ही आपके जो भी घर के सह परिवार में जो लोग हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को ये विश्वास दिलाना होता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक तो आप कर लेंगे क्रैक किसी दिन, ठीक है? मतलब आपके खुद के अंदर आत्मविश्वास जो है उसकी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सेकेंडली, जब आप मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो आप अपने आप को आइसोलेट ना करें, जो कि मैंने पहले भी कहा था। आप अपने आप को इस पूरे प्रिपरेशन के दौरान आइसोलेट ना करें। आप सोशली भी रेलेवेंट रहें, आप सोशल मीडिया भी एक स्तर तक यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप न्यूज़पेपर्स हैं, मूवीज हैं, बुक्स है, जो भी आपकी हॉबी है उसको जरूर परस्यू करें। सबसे बड़ा मेंटल हेल्थ में जिसे बोलते हैं कंट्रीब्यूटर है, वो आपकी फिजिकल हेल्थ भी है। अगर आप फिट रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है हमारी बॉडी में, जो सेरोटोनिन हार्मोन्स होते हैं, ये दोनों रिलीज होते हैं। अगर आप फिट रहेंगे तो वो दोनों हार्मोन्स अच्छी तरह से रिलीज भी होंगे और आपको खुश भी रखेंगे। तो फिजिकली फिट रहें, अपनी हॉबीज को फॉलो करें और अपने घर परिवार के साथ एक अच्छा माहौल बनाए रखें। वही मेंटल हेल्थ को बहुत ही अच्छे से आपकी इंप्रूव कर सकता है। मेडिटेशन भी बिल्कुल। मेडिटेशन, योगा अपने आप में भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है, और बताया भी गया है कि बहुत अच्छे इफेक्ट है उसके मेंटल हेल्थ पे भी। आपने कोचिंग ली, सेल्फ स्टडी की, या कोई ऐसा टूल किट आपके साथ था जिसके साथ आपने जो है इतनी मेहनत की और सक्सेस आपको मिली? क्या आपके साथ टूल्स थे ऐसे? सेल्फ स्टडी को आप ज़्यादा बेहतर मानते हैं, या कोचिंग करेंगे तो ही हम यूपीएससी क्रैक कर पाएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिर्फ कोचिंग करेंगे तभी यूपीएससी क्रैक कर पाएंगे। अनेकों एग्जाम्पल है। आप अगर आज यूपीएससी के जो सिलेक्टेड ऑफिसर्स की लिस्ट देखते हैं उठा के, ज़्यादातर व्यक्तियों ने सेल्फ स्टडी ही की। हालांकि मैंने कोचिंग का सहायता ली थी, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स था जो मेरे लिए बिल्कुल ही नए थे, तो मुझे एक तरह से हेल्प मिली टीचर्स की भी, जिन्होंने मुझे पढ़ाया कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में, और अपने आप को भी मैंने पाया कि मैं बेहतर तरह से परफॉर्म कर पाया उस कोचिंग के बाद।
तो ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग करें, हालांकि अगर आपको लगता है आपको ज़रूरत है कोचिंग की तो आप कर सकते हैं, बट कभी भी ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी इंस्टीट्यूशन से ही आप कोचिंग करें तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। आप ये यूपीएससी की लिस्ट से देख सकते हैं, जो ऑफिसर्स की लिस्ट हर साल जो सिलेक्ट होते हैं उनसे। यूपीएससी के अलावा जो आम लाइफ है, जनरल लाइफ जो है, उसको कैसे बैलेंस किया जा सकता है? जैसे कि आपने बताया कि आप अपनी हॉबीज़ पे भी फोकस करते थे, आप अपनी हॉबीज़ से कभी दूर नहीं रहे, ख़ास तौर पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो आपकी रहीं, आप क्रिकेट भी खेलते थे और भी कई गेम्स वगैरह थे, आप रनिंग के लिए तो खैर डेली जाते ही थे और अभी भी जाते हैं, आगे भी जाते रहेंगे। तो ये इनकी इम्पोर्टेंस क्या है? हॉबीज़ को बनाए रखना, अपना मतलब ज़िंदगी को सही मायने में जीते रहना, और साथ ही साथ स्पोर्ट्स को भी क्या मतलब आपके अंदर आपने महसूस किया कि हाँ, ये किस तरह से आपके लिए इम्पोर्टेंट रहे या आपके लिए सपोर्टिंग रहे? जिस तरह से आप देखते हैं कि यूपीएससी जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ आपका कंटेंट नहीं चेक कर रहे हैं, वो आपकी स्पेशली इन इंटरव्यू वो आपकी पर्सनालिटी चेक कर रहे हैं। इसीलिए यूपीएससी के इंटरव्यू को इंटरव्यू ना कह के पर्सनालिटी टेस्ट कहा जाता है। और जब आप पर्सनालिटी की बात करते हैं तो पर्सनालिटी में सिर्फ आपका नॉलेज नहीं होता है, आपके एटिकेट्स होते हैं, आपका बिहेवियर होता है, आपके हॉबीज़ होती हैं, आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो कि यूपीएससी एग्जामिनर्स जो होते हैं, यूपीएससी इंटरव्यू बोर्ड होता है, वो आपसे पूछना चाह रहा होता है। तो अगर आपकी कोई हॉबीज़ ही नहीं होंगी तो आप किस तरह से उस एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे? तो इसी वजह से मैंने फ्रॉम डे वन ये सोचा था कि अपनी हॉबीज़ को नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा, अपने कंटेंट को बिल्ड करूँगा, साथ ही साथ में अपने हॉबीज़ को भी परस्यू करूँगा, चाहे वो ट्रैवल की हॉबी हो, चाहे वो मूवीज़ देखने की हॉबी हो, चाहे वो किसी एडवेंचर एक्टिविटी करने की हॉबी हो, स्पोर्ट्स की हो, सिंगिंग की हो, डांसिंग की हो, किसी भी तरह की हॉबी हो सकती है वो। तो आप परस्यू करें और उससे आपको फील होगा, आप रिलैक्स्ड फील करेंगे, एक तो सबसे बड़ी बात है। और अगले दिन के लिए जब आपको पढ़ना है वापस, उसके लिए बेहतर अपने आप को प्रिपेयर्ड महसूस करेंगे। यूपीएससी आपका क्रैक हो चुका है, आप एक आईएएस ऑफिसर बनकर प्रशासन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग बनने जा रहे हैं। क्या कुछ सोचा है अभी से कि मुझे जिम्मेदारी संभालते ही ये काम पहले करना ही है? और आपका विजन क्या है? क्या कुछ स्पेशल आप सोच रहे हैं? देश में कुछ ऐसे आने, कुछ चेंजेस आने चाहिए, कुछ आपका विजन लेकर आप चल रहे हैं कि भाई जिम्मेदारी आते ही और मैं ये काम तो करूंगा ही? बिल्कुल, मेरे को जैसे जब भी मैं अपनी लाइफ में हमेशा शिक्षा के जो क्षेत्र है उससे बहुत प्रभावित रहा और बहुत करीब से भी देखा, क्योंकि मेरी मदर उस डिपार्टमेंट में पोस्टेड थी और उन्होंने जब भी अपना सामाजिक कार्य भी उस क्षेत्र में बहुत बढ़ चढ़कर किया, तो देखा कि शिक्षा के क्षेत्र में भारत में अभी भी बहुत सारी चीज़ों की बदलाव होने की ज़रूरत है, इम्प्रूवमेंट होने की ज़रूरत है। और जैसे ही मुझे कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है उस डिपार्टमेंट में, स्पेशली एजुकेशन डिपार्टमेंट में, मैं चाहूँगा कि क्योंकि हम देखते हैं कि जो आज का जो भारत है वही 2047 के बाद जो विकसित भारत की हम बात करते हैं, वही बच्चे, वही युवा आगे जाके कंट्रीब्यूट करेंगे। तो हम अगर उनको बेहतर कर सकते हैं तो हम आने वाले भारत को भी बेहतर कर सकते हैं। तो मेरा हमेशा प्रयास रहेगा कि शिक्षा के क्षेत्र में मैं जितना भी बेहतर कर पाऊँ, अलग तरह से पढ़ाई का हो गया, क्लासरूम्स में एडवांसमेंट्स का हो गया, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने की बात है, तो कर पाऊँ उसमें हेल्प। अगर आप 18 साल के रिदम से कभी मिलें तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि उस वक्त आपके दिमाग में शायद यूपीएससी था भी नहीं। कैसे एक यूथ 18 साल की उम्र में सिविल सर्विसेज जाने की तैयारी शुरू कर सकता है, यूपीएससी की तैयारी शुरू कर सकता है? इस बारे में बताएं। आई थिंक 18 साल का जो यूथ होता है उसके दिमाग में, उसके दिल में बहुत सारे सवाल होते हैं कि आगे क्या होगा, किस तरह से करियर बनेगा, किस तरह से चीज़ें होंगी, किस तरह से पैसा मैं कमाऊंगा, बहुत तरह के सवाल होते हैं। आई थिंक तो उसके लिए मतलब एक यूथ के लिए यूपीएससी तो बाद में,
बट पहले अपने आप को स्टेबल कैसे करूँ, वो इस तरह के सवाल होते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि आपको सबसे पहले मैं अपने आप को बोलूँगा कि एक्सपीरियंसेस पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। जो भी एक्सपीरियंस है, चाहे वो आपसे आज बात करके एक एक्सपीरियंस मिल रहा है, चाहे मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ तो एक्सपीरियंस मिलेगा, तो एक्सपीरियंसेस को कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना और हमेशा एक्सपीरियंसेस से सीखना आगे जाके। एंड सेकेंडली, अगर आप बोलते हैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, तो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट जो मेरे लिए रहेगा वो न्यूज़पेपर्स रहेगा। एक जिज्ञासा बनाए न्यूज़पेपर्स पढ़ने में। बहुत घरों में देखा जाता है, बड़े बूढ़े हमेशा अपना पहला दिन जो होता था, शुरुआत जो होती है सुबह की, वो एक अखबार से करते हैं। इसका एक रीज़न है कि आपको एक वो डे के लिए एक स्टार्ट देता है वो न्यूज़पेपर, कि आप देखते हैं कि आज देश दुनिया मेरे शहर में क्या हो रहा है, क्या हुआ था कल, किस तरह से आगे चीज़ें चेंज होंगी। तो वो आपको बहुत पर्सपेक्टिव देता है, और न्यूज़पेपर का काम ही है ये पर्सपेक्टिव देना। तो आप स्टार्ट करें न्यूज़पेपर से, अपनी जिज्ञासा बनाएं, और उसके धीरे धीरे बाद फिर आप सिलेबस की तरफ बढ़ें। रिदम, आपके लाइफ में बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे रहे जो कि आपको पीछे धकेलने वाले थे, लेकिन आपने अपनी हिम्मत बनाई और लगातार आगे की तरफ बढ़ते रहे। 2017 में आपके पिताजी का देहांत हुआ। आपकी फैमिली में 3 ही मेंबर, आप, माताजी, पिताजी। पिताजी का चले जाना, और फिर उसके बाद आपका पहले तो लखनऊ जाकर अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करना, और फिर उसके बाद में यूपीएससी की तैयारी करना। 7 साल आप आपकी माताजी से अलग रहे। उस दौरान कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि आप डिमोटिवेट हुए होंगे, कई बार आपको डर लगा होगा, कई बार अकेले में रोना भी आया होगा। तो उन सिचुएशंस को आप कैसे डील करते थे? क्योंकि ऐसे मोमेंट्स जब आते हैं तो खुद को संभाल पाना कई बार बहुत मुश्किल होता है। तो आप कैसे खुद को संभालते थे? क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग हैं वैसे, मैंने देखा है, लेकिन क्या आपकी ट्रिक्स होती थी, क्या तरीका होता था उन मोमेंट्स को बैलेंस करने का है, या उन मोमेंट्स को फेस करने का? आई थिंक ये मेरे लिए यूनिक नहीं होगा। हर कोई जो उन मोमेंट से गुजरता है वो अपने आप से कई बार बात करता है और बताता है कि किस तरह से आपको एक फ्यूचर का पर्सपेक्टिव हमेशा दिमाग में रहता है कि आज चाहे परेशानियां हैं, आज चाहे सेटबैक्स हैं, और आपका कमबैक कैसे होगा, और वही आप सोचते हैं। तो सेटबैक से कमबैक तक की जो स्टोरी है, उसी में ही आपका ध्यान रहता है कि किस तरह से मुझे बेहतर करना है अपने आप को। ये सेटबैक आज है, कल ऐसे सेटबैक्स नहीं होने चाहिए। अगर आज मान लीजिए मेरे पास किसी तरह से पैसों की तंगी है, तो मैं कल के लिए सोचूंगा कि मैं किस तरह से अपने आप को बनाऊं कि मेरे को लाइफ में कभी इस मोमेंट का सामना ना करना पड़े। तो इस तरह से मैंने हमेशा सेटबैक से कमबैक की जो स्टोरी थी वो हमेशा ये सोचा कि किस तरह से मैं बेटर कर पाऊँ अपने आप को, और कंट्रीब्यूट कर पाऊँ हमेशा। जैसे चाहे वो माता जी से बात करना हो, चाहे मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे नाना जी मेरे से बहुत क्लोज हैं, तो मैं उनसे बात करना, या और भी किसी मामा मामी, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फ्रेंड्स से बात करना हो गया। तो हर तरह से मेरी नानी बहुत क्लोज थी हमेशा से मेरे से। तो इस तरह से मैंने बहुत मतलब बात किया, उनसे हेल्प ली, एडवाइसेस, करियर एडवाइस हो गया, चाहे लाइफ एडवाइस हो गया, क्योंकि वो बहुत बड़े हैं तो उनके एक्सपीरियंसेस बहुत रिच हैं मुझसे, अनुभव बहुत रिच हैं। तो उन्होंने बहुत चीज़ें समझाई कि लाइफ में हमेशा परेशानियां रहेंगी, बट व्हाट मैटर्स इज कि आप कंटिन्यू करते रहें उसको। तो रुकना नहीं है, चलते जाना है। रुकना नहीं है, चलते रहना है। मंजिल मिलेगी, सफलता मिलेगी, और हम कामयाब होंगे। वो गीत भी तो है, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। जिंदगी में हम सभी के लिए, जो भी सक्सेस होते हैं या अनसक्सेसफुल लोग भी जो होते हैं, सभी के लिए लाइफ में कोई ना कोई ऐसा शख्स होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हालांकि आपकी माताजी ने आपको बहुत सपोर्ट किया, हर जगह, हर तरह से जो उनसे बन सकता था वो उन्होंने आपके लिए किया।
क्या जिंदगी में आपके और भी कोई ऐसा शख्स है जिनसे आप लगातार इंस्पायर होते थे, मोटिवेट होते थे और जिनको आप कभी भूल नहीं सकते? उन शख्सियत के बारे में बताएं, कौन हैं और उनके साथ आपका कैसा जुड़ाव रहा? आई थिंक अगर मैं सोच सकता हूँ तो वो दो शख्सियत है मेरी लाइफ में। एक मेरे पिताजी थे और एक मेरी नानी जो है वो थी। 2020 में उनका भी देहांत हुआ कोविड के दौरान। बट उनसे मैं सबसे क्लोज था, जिसे कहते हैं उनका फेवरेट, जिसे कहते हैं बच्चा भी अगर कोई है घर में तो वो मैं था, और मेरी भी अगर कोई फेवरेट है पूरे घर में तो वो थी। तो हमारा जो जुड़ाव था वो इतना क्लोज था। मैं आज भी देखता हूँ कि छोटे से जब मैं बड़ा हुआ, जब मैं बहुत ही छोटा था तब उन्होंने मुझे चलना सिखाया। बहुत मतलब बहुत चीज़ें जिसे बोलते हैं ना, आप छोटे से लेकर बड़ा किया और ज़िंदगी के अनुभव दिए। बहुत चीज़ों में उन्होंने बताया कि किस तरह से लाइफ जी जाती है। हंसना सिखाया कई बार। तो मतलब जैसे आप होता है ना कि आप लाइफ में डल मोमेंट्स होते हैं तो आप किस तरह से फेस करते हैं उन चीज़ों को, तो आप उनसे सीखते, मैं सीखता था स्पेशली कि आप किस तरह से रहना जीना जिसे कहते हैं। उनको बहुत अलग अलग तरह के शौक हुआ करते थे, खाने का हो गया, घूमने का हो गया, अलग अलग कपड़े पहनने का हुआ। तो जिंदा दिली जिसे कहते हैं वो उनसे सीखी। तो सबसे क्लोज जिसे कहते हैं वही थे। और जब वो गई, लास्ट मोमेंट था उनका, उस समय मैं ही था उनके साथ। तो मतलब जैसे कहते हैं मेरे बचपन से लेकर उनका अंत जब हुआ तब तक मैं उनके साथ था। और वो मुझे बहुत इंस्पायर करती थी हमेशा। उन्होंने सिखाया भी बहुत कुछ और आज मैं सबसे ज़्यादा मिस भी उन्हीं करता हूँ। ग्रेट। यानी दर्शकों, आपकी इंस्पिरेशन यहाँ सामने बैठी है, इनकी इंस्पिरेशन अभी इनके सामने बैठी है और यानी इनकी माताजी यहीं मौजूद हैं। वो देख रही हैं, सब कुछ सुन भी रही हैं, लेकिन बोलेंगे नहीं क्योंकि कैमरे के पीछे हैं। हम उनसे अगले पॉडकास्ट में बुलवाएंगे, बहुत कुछ बुलवाएंगे, आप सुनिएगा, उन्हें देखिएगा भी। और उनकी भी इंस्पिरेशन, जो कि उनकी माताजी हैं यानी इनकी नानी जी हैं। अब देखिए यहाँ इंस्पिरेशन दर इंस्पिरेशन चलती आ रही है। और तभी कहता हूँ आप भी इंस्पिरेशन बनिए, मेहनत कीजिए और ज़िंदगी में या तो आप सफल होंगे या असफल होंगे, दो ही तो पहलू हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हार ही तो होगी। और उस हार के डर से क्या हम जीत का सपना देखना छोड़ दें? तो संघर्ष करें, जीत आपकी निश्चित होगी, लेकिन आपकी जो ईमानदारी है वही आपको जीत की तरफ बढ़ाएगी। तो ईमानदारी से मेहनत करें। तो रिदम, आखिर में चलते चलते देश के युवाओं को, क्योंकि युवाओं को ही प्रेरणा की जरूरत है तो प्रेरणा देने वाले आप जैसे होंगे तो वो जरूर आपकी बात मानेंगे। एक मैसेज देश के यूथ के लिए। आई थिंक मेरा मैसेज मैंने पूरे अपनी कॉन्वर्जेशन में भी बोला यही कि आप खुद में जब तक विश्वास नहीं करेंगे कोई आप में विश्वास नहीं करेगा, और आत्मविश्वास से बड़ा कोई भी सारथी इस पूरी जर्नी में आपका नहीं रहेगा। तो मेरा यही कहना है कि आत्मविश्वास बनाए रखें और करते रहें मेहनत, क्योंकि मेहनत से बेहतर, क्योंकि आप जब बन जाएंगे आप देखेंगे कि वो जो जर्नी है ना उससे बेहतर कुछ नहीं है। तो लगे रहें और विशिंग यू ऑल द बेस्ट। आप सभी देश को नहीं, दुनिया को नहीं, पूरे संसार को और अपने आप को प्राउड कीजिए जो भी आपकी अचीवमेंट होती है उससे। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त इंस्पिरेशन रिदम कटारिया, जो कि अभी हाल ही में यूपीएससी क्रैक करके आईएएस ऑफिसर बने हैं और बहुत जल्द ये ट्रेनिंग के लिए भी रवाना होने वाले हैं। कुछ ही समय बाद, यानी कि कुछ ही दिनों बाद, इस इंस्पिरेशन के लिए जो इंस्पिरेशन रही इनकी माताजी शिल्पी शाह जी, उनसे भी हम लोग एक पॉडकास्ट करने वाले हैं बहुत जल्द। वो भी आपके सामने होंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं बहुत जल्द शिल्पी शाह जी के साथ, यानी इनकी माताजी के साथ। और भी कुछ नए मोटिवेशंस हमारे सामने होंगे। अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन वीडियो अगर अच्छा लगे
कुछ प्रेरणादायक लगे और लगे कि हमने मेहनत की है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।